मीना और आज का शो एज यूजुअल मज़े का होने वाला है और मज़े का ऐसा होने वाला है कि आपको पता है हमारे जो यूजुअल सेगमेंट्स हैं, यानी जैसे व्हाट्स न्यू है, यानी जो भी आजकल ड्रामाज आ रहे हैं, मूवीज़ आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इंडस्ट्री के अंदर और मीडिया के अंदर होने क्या वाला है। उसके साथ साथ जो हमारा बड़ा ही फेमस एक सेगमेंट जा रहा है जिसमें हम बात करते हैं कि वायरल क्या है। तो कंट्रोवर्सीज यकीन जानिए कि मैं पूरा हफ्ता जब कुछ ना कुछ न्यूज़ देख रही होती हूँ, अगर प्रोग्राम ना भी होता तो कभी मुझे समझ नहीं आती कि अगर किसी एक बंदे ने कोई बात कर दिया तो उस पर 4 वीडियोस और बन जाती हैं। यानी एक जैसे कंपटीशन शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे की बातों को, मुझे लगता है कि यार कम से कम आमने सामने बैठ के बात कर लें कि ये जो सोशल मीडिया की वॉर है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। एक ही बात पे 6 किस्म की बातें हो रही होती हैं। खैर एनीवेज ये चीज़ें चलती रहेंगी और हम आपको लम्हा बलम्हा इन्फॉर्म भी करते रहेंगे कि मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो म्यूज़िक जंक्शन है, जो हमारा सेगमेंट, उसमें अहमर हमारे साथ आज होंगे, जो हम जुनैद जमशेद को आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनके सॉन्ग्स भी सुनाएंगे और उनके बारे में थोड़ी बहुत चिट चैट भी होगी। और हमारे साथ आज बहुत ही प्यारे गेस्ट होंगे, ठीक है, माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं। उनका नाम है फ़हीम आज़म, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन होगी। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात की थी कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल। वैसे कई दफ़ा हमें अपने ही जानने वाले लोगों के जो हालात हैं वो सोशल मीडिया से पता चल रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सुन रहे होंगे कि कैसे आप मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं तो आपको 6000 लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और आपके साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से शायद 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको जानते हैं, एक्चुअल में जानते हैं कि एज अ पर्सन आप कैसे हैं या आप क्या काम करते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, यानी अगर हम सोशल मीडिया की खुशी ढूंढना चाह रहे हैं या एक्चुअली यानी असली खुशी हम चाह रहे हैं, तो वो अब उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपको, लेकिन अब कोई भी शख्स है, ठीक है, अगर वो खुश होना चाहता है तो हर रोज़ कोई पोस्ट डालता है और पोस्ट डालने के बाद उसको 1000 लाइक, 2000 लाइक, लाखों लाइक्स मिल रहे हैं या व्यूज़ मिल रहे हैं, वो आपको खुशी देता है? या जो किसी के साथ आप बैठते हैं, अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे लगता है कि ये आजकल थोड़ा अजीब सा एक माहौल बन गया है कि हम अगर हंसना भी हो, लेट्स से अगर आपको कंपनी भी चाहिए होती है और अगर आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं तो हम फ़ोन उठा के हम उसमें ऐसी कोई मीम या ऐसी कोई वीडियो देखते हैं कि जो हमें हंसाए, इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम आपस में बैठ के यानी एक कंपेनियन ढूंढें कि जिसके साथ हम बैठ के बात करें। तो यकीन जाने कि आप फ़ोन स्क्रॉल तो ज़रूर करें, लेकिन ज़िंदगी को भी थोड़ा सा आप स्क्रॉल ज़रूर करें, क्योंकि जो असली खुशी है या जहनी सुकून है वो आपको जो है ना फ़ोन पे नहीं मिलता, वो आपको साथ बैठने से मिलता है और दिल से मिलता है। तो आई एम श्योर कि आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और इस पे अमल भी करेंगे कि ये सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक दुनिया है और इस पे ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है। अच्छा जी, अब जो हमारा यूजुअल प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको म्यूज़िक सुनवाएंगे और जैसे मैंने कहा कि आज हमारे साथ सिंगर हैं अहमर, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है और उनकी किस तरह की जर्नी रही है। वैसे आप उनसे मिलके बहुत खुश होंगे क्योंकि कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वो भी वायरल है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलते हैं म्यूज़िक जंक्शन की तरफ। अच्छा जी, अब हम अपने सेगमेंट म्यूज़िक जंक्शन में आ गए और हमारे सिंगर भी आ गए हैं और हम भी थोड़े क्या कहते हैं, पता नहीं, बनशिस्त और समथिंग के हम भी अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा हो गए हैं। तो अहमद से आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं ना कि हाउ डू यू फील टू बी ऑन द शो? बहुत अच्छा लग रहा है। ये K2 वैसे भी सेकंड होम इसको कह सकता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ और आज आपके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी मैं भी ठीक लग रही हूँ? हाँ माशाल्लाह, बहुत। थैंक यू। अच्छा, मुझे अहमद, हम अपने, क्योंकि जुनैद जमशेद को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा सेगमेंट का पता भी है, लेकिन पहले तो अपने बारे में बताएं और अपने बारे में भी बताने से पहले जो वो आपकी वीडियो वायरल हुई है ना उसके बारे में, वो जो अंदर की स्टोरी थी, मैं जानना चाह रही थी कि वो एक्चुअल हुआ क्या था। तो और अब मुझे पता है कि नाज़रीन भी पूछना चाह रहे होंगे। एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं शायद प्लान था, क्या था। मैं तो मतलब मैं दोस्तों के साथ गया कॉन्सर्ट पे और हम पब्लिक में आगे खड़े थे, तो जो होस्ट थे वो सबसे, मतलब जब तक आर्टिस्ट आता, जब तक वो माइक दे रहे थे कि यार कोई शेर सुना दो, कोई अपनी इस तरह की कहानी सुना दो, तो उन्होंने मुझे माइक दिया। तो कहते हैं कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं गाना सुना देता हूँ। तो मैंने तब सिंपल गाना गा के आ गया, अपलोड की ये वीडियो, तो वो काफ़ी, अभी उसके 6.3 मिलियन हो गए माशाल्लाह और चल रही है माशाल्लाह से।
तो बस कुछ भी कहीं से बस दफ़ा वायरल हो जाता है। काफ़ी मैंने पहले परफॉर्म किया हुआ है, मैं 10 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली, लेकिन वही बात है कि अल्लाह कौन सी चीज़ से आपको इज़्ज़त दे। देखें, आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजता है, और माशाल्लाह से आप सिंगर हैं। ये भी नहीं कि एक होता है ना कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता, और माशाल्लाह से आपकी सिंगिंग और आपकी चीज़ें, वो टैलेंट है, एंड यू डिज़र्व एवरीथिंग। अच्छा, जुनैद जमशेद को ऑब्वियसली हर कोई जानता है उनको, तो उनके बारे में कुछ ज़रा थोड़ा बताएं। जुनैद जमशेद मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं उनके गाने काफ़ी कवर करता हूँ, और मुझे शुरू में ये कहा जाता था, मेरे जो दोस्त होते थे, जो मेंटोर होते थे, कि आपकी वोकल टोन उनसे काफ़ी मिलती है। तो वो भी एक चीज़ थी। दूसरा, उनके गानों के जो लिरिक्स हैं उसमें एक बहुत और तरह का एक असर है जी। आपने अगर गौर से सुने ना, अगर जो भी उनके गाने, जैसे हम क्यों चलें उस राह पे, या एतबार भी आ ही जाएगा, तो वो एक होप, हमेशा मुझे उनके गानों में एक होप मिलती है। जब इंसान लॉस्ट होता है, जब इंसान को उम्मीद नहीं होती, तो वो एक चीज़ जो है उनके लिरिक्स में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक होप नज़र आती है उनके लिरिक्स में। तो इसीलिए उनके म्यूज़िक हम काफ़ी नहीं, ऑब्वियसली आई एग्री विद यू, क्योंकि माशाल्लाह से एक एरा जो था, और मेरे ख्याल से वो जो एरा था, एक तो सबसे ज़्यादा तो हम तो दिल पाकिस्तान, आपको पता है जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है वो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, लेकिन सेकंड एंथम है वो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक जो वो सारी ज़िंदगी हमेशा चलेगा। अच्छा जी, अब हम इतनी बातों से आपको बोर नहीं करते हैं, एमर हमें गाना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जाके पैकेज देखें, और उसके बाद फिर वापस आके हम एमर का गाना आपको सुनाते हैं। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जल है, मेरी सजा, ये मेरी थकन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गेस्ट कॉर्नर। और आपको पता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिट चैट होती है। एक तो हम गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ जो है जो हमारी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी अपनी जान बचाते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं इसमें ना इन्वॉल्व करें, बचत हो जाए। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं फ़हीम आज़म साहब, सब जानते हैं उनको माशाल्लाह से, और जो एक लंबा इंट्रोडक्शन है माशाल्लाह से उनका, वेरी क्रिएटिव, और मैं समझती हूँ कि टैलेंटेड लोग जो होते हैं फिर वो हर फन मौला होते हैं। तो माशाल्लाह से राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टिंग कोच भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, विच इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट आई थिंक। तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो उनके काम के बारे में भी आपको बताते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैंने उनसे पूछनी है, स्टैंड अप कॉमेडी, वेरी डिफ़िकल्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा लंबा तारुफ करा दिया, इतना तो कभी इज्जत नहीं मिली ज़िंदगी में। नहीं, यू नो इतनी सारी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप कहें ना कि कोई शख्स एक्टिंग कर रहा है या डायरेक्शन कर रहा है, अब ये भी दो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि जनरली होता है कि एक्टिंग, जैसे आप इससे एग्री करेंगे कि हमें कोई कह देता है ये लाइन बोल दो, रो के बोलनी, हंस के बोलनी, लेकिन डायरेक्शन इज़ नॉट ईजी। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपने ज़रा काम के बारे में पहले आप बताएं। देखें, एक तो जब आप
किसी सिलसिले से आए हुए हो ना कि अच्छा ठीक है बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द डायरेक्शन हो रही है, काम हो रहा है, फिल्में बन रही हैं या ड्रामे बन रहे हैं, तो इसलिए वो फिर आपको समझ आती है, तो पूरे प्रोसेस की समझ आ जाती है। तो आप पहले से ही आप आराम से फिगर आउट कर लेते हैं कि मेरी लाइन इसमें क्या है, मुझे कौन सी चीज़ ठीक लग रही है, ठीक नहीं लग रही। या आपने पढ़ा हुआ हो कि जी आपने शुरू ही 4 साल 5 साल आपने एक चीज़ पढ़ी है, तो पढ़ते हुए ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं जिस दौर में काम शुरू कर रहा था, दौर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, उस टाइम पे कोई कैंपसेस नहीं थे, जिन शहरों में हम थे वहाँ ये काम नहीं होता था। तो इसलिए हमें नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे, कि क्या होता क्या। हमें कैमरे के पीछे की दुनिया कभी नज़र ही नहीं आई। तो मैं बड़ा छुप उसकी ना बड़ी तलाश करके कैमरे के पीछे की दुनिया देखा करता था कि होता क्या होगा। सो जब आपका वो पैशन होता है तो आपको नहीं समझ आ रही होती, आपसे जब कोई कहता है ना कि यार यहाँ खड़े होके लाइन बोल दो, आप लाइन बोल देते हैं तो आप एक्टर हो जाते हैं। अगला कहता है यार पीछे से ना हमें ये चीज़ें पकड़ाते रहो, तो आप सेट के असिस्टेंट हो जाते हैं। एडी फिर को कहता है भाई मुझे हेल्प कर देना, आप एडी हो जाते हैं। फिर तो अब एक ड्रामा बनाना है, नहीं समझ आ रही, कौन लिख के देगा, कौन लिख के देगा, चलो यार मैं खुद लिखता हूँ। अच्छा लिखा गया तो आप राइटर हो जाते हैं। सो वाई इज़ इट दैट आई हैव पिक्ड अप सो मैनी रोल्स, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना इसी फील्ड में मुख्तलिफ रोल्स जो मैंने निभाए हैं या मैं उन पे काम करता हूँ, उन पे मेहनत करता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें नहीं पता था। स्टैंड अप कॉमेडी भी ऐसी ही शुरू हुई जब काम नहीं हो रहा था। जैसे हम जैसे आर्टिस्टों को थोड़ी सी ये दौर से गुजरना पड़ता है जिसमें काम नहीं होता और बहुत अरसा काम नहीं होता और आपको समझ नहीं आती किसके पास जाएं, क्या करें। तो बस स्टैंड अप कॉमेडी कहीं हो रही थी, मैंने कहा जी मैं भी कर लेता हूँ, तो मैंने कर लिया। वहाँ और किसी की नहीं चली, मेरी चल गई। तो लगा कि शायद चलो ये भी करके देखते हैं। एंड देन पीपल अगेन, मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे एक शहर में, बड़े शहर में, कराची से शहर में, एक ख़ास तबके में मेरी पहचान एज ए स्टैंड अप कॉमिक होने लग गई। लेकिन एक तो खैर ये स्टैंड अप कॉमेडी का पूछने से पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आपने एक्टिंग की बात की कि हम एक्टिंग कर रहे थे और हम मतलब आई वॉज इन्वॉल्व कि यार पीछे डायरेक्शन में क्या हो रहा है। अब होता ही है कि जो डायरेक्टर होता है, जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलता होगा, अब आप चूँकि राइटर भी हैं, कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक वर्ल्ड क्रिएट करता है जो हमारे जैसे व्यूअर्स देखते हैं और उसमें रीडिंग हो या कुछ भी हो, उसको पोर्ट्रे करना। क्योंकि मैं एज अ ऑडियंस ये बात करूँगी कि जब हम कोई सीन देखते हैं ना, तो उसके अंदर ये प्लांट कहाँ पड़ा होगा, ये कैसे पड़ा होगा, कहाँ पे उसका एक्सप्रेशन आएगा, इट्स वेरी क्रिएटिव। तो हाउ डू यू डू दैट एंड यू फेल्ट कि एक्टिंग पहले स्टार्ट की है या डायरेक्शन पहले की है, कैसे करते हैं ये? सो मेरी तबीयत में पहले कहानी थी और आज भी वही है। सो मैं जब यूँ समझें कि डेरा इस्माइल खान से यूँ निकला था कि अच्छा जी अब भागते हैं, कुछ करते हैं, शहर छोड़ के भागूं, पढ़ाई छोड़ के भागूं, क्या करूं क्योंकि करना है कुछ, तो वो जहन में कहानियाँ थी। ठीक। और ये समझ थी, ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे कहानी की समझ। तो जब कहानी की आपको समझ होती है फिर आपको नहीं पता होता कि ये कैसे सुनाई जाएगी। अब उसमें आप एज एन एक्टर भी उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं जी। आपको वो जगह भी समझ आ रही होती है कि मुझे तो ऐसी हवेली चाहिए जहाँ पे ये हो रहा हो। फिर आपको जुमले भी चाहिए कि उस मौके पे ऐसा कोई जुमला पेश होगा तो यूं क्लाइमैक्स में से यूं सीन टूटेगा। और तो वो मैं खुद को एक स्टोरी टेलर के तौर पे समझता हूँ। बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा ये बच्चों को स्टोरी टेलिंग कराता है, ये जैक एंड द बीन स्टॉक पढ़ के आप नहीं कह सकते कि आप स्टोरी टेलर हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टोरी टेलिंग पाकिस्तान में एक बड़ा ही इस तरह की नैरेटिव स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है। बहुत चंद कुछ लोग बचे हैं शायद जो कि कहानी अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, चाहे वो थिएटर की दुनिया में हो या कैमरा की दुनिया में हो। तो वही था और वही अब भी है। सो वो मेरे लिए एक्टिंग को समझना आसान हो गया क्योंकि मुझे वो क्रिएट करना है जो मेरी कहानी को जो कहानी में जान डालेगा। वो जुमले जो मुझे किसी से चाहिए थे, राइटर से, वो राइटर मुझे उस पाए कि नहीं मिल पाए कि मुझे मेरी तलब की चीज़, मेरी डिमांड की चीज़ मिल जाए। तो ख़ुद लिखना शुरू कर दिया। वो इतना पसंद कर लिया लोगों ने कि मैं नहीं हूँ राइटर और मुझे राइटर कहते हैं लोग। तो मैं समझाता रहता हूँ कि मुझे राइटर दे दो ताकि थोड़ा सा काम इजी हो जाए। हाँ, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाए। मैंने तो वो करना है ना, मुझे तो उसको पेश करना है। एग्जैक्टली। बट वो पेश करने से पहले वाले काम भी फिर मुझे करने पड़े, तो इसलिए मैं राइटर हो गया। एक्टिंग को मैंने एज सच परसू नहीं किया ज़्यादा। जब किया तो वो उस टाइम पे स्टैंड अप शुरू कर दी क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था।
बट वो मैं चूँकि थिएटर बहुत अरसे से कर रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ उनको नॉन एक्टर से एक्टर तक की जर्नी में लेके गया था साथ हाथ पकड़ के, तो इसलिए मुझे वो एक्टिंग कोचिंग केम नेचुरली टू मी, क्योंकि मुझे समझ आ रही थी कि जब मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं एक्टर को बता सकता हूँ कि एक डायरेक्टर को आपसे क्या। अभी मुझे ये लग रहा है, ठीक है ना, कि थोड़े दिनों के बाद आप सिंगिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जो म्यूजिक मुझे चाहिए। तरखान और प्लम्बिंग ये मेरी नज़र में ये हो जाए तो कुछ मेरे भी मसले हल हो जाएंगे। ये मसले वैसे कभी हल नहीं होते हैं। भाई कमरे में अलमारी चाहिए होती है, शेल्फ लगाने होते हैं, बड़े काम होते हैं, तो इन पे मेरी नज़र ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा, अब फ़हीम आपकी ज़रा मूवी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ठीक है, मैं भी क्यूरियस हूँ, लोग भी क्यूरियस हैं, तो थोड़ा उसकी भी एक जर्नी बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। मूवी आई वाज पार्ट ऑफ वन मूवी जो कि यहाँ इस्लामाबाद से बेस हो रही थी, वो तो मैं बहुत छोटे से एक सीन के लिए गया था। देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड तीली। सो तीली का आई वाज फाउंडिंग कंटेंट प्रोड्यूसर एंड इट वाज वो एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का काम था। 2017 में हमने शुरू किया था। दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि अच्छा मुझे अब लोगों की नहीं सुननी, अपनी मर्ज़ी का काम करना है। ठीक। तो वो काम मुझे अच्छा हुआ कि मुझे अच्छे लोग मिले उस टाइम पे और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। तो वो फ्री हैंड ऐसा दिया कि वो बस पूरी उसकी मैं जो देसी दुनिया है, दुनिया में नहीं कहूँगा बट देसी दुनिया इंक्लूडिंग पड़ोसी मुल्क हो जाए या एक्सपर्ट्स हो जाएं, उसमें उसकी एक धूम हो गई कि वो बड़ा कमाल काम हो गया। वहाँ से फिर आई वाज टेकन टू अ फिल्म कंपनी। आसिम रज़ा एक बड़े रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, शहरयार मुनव्वर बड़े रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, तो दे वर रनिंग अ फिल्म कंपनी कॉल्ड द विजन फैक्ट्री फिल्म्स। I was hired as a creative director there. तो उनके साथ मैंने वहाँ एक रियलिटी शो किया as a writer and co-director. And then Asim was making a film called परे हट लव। तो बड़ापन है उनका कि उन्होंने, मैं तो वो करने नहीं गया था, मैं तो कंटेंट पे काम करने गया था, बट उनकी नज़र थी, ही ब्रॉट मी इन एज एन एक्टर फॉर द फिल्म एज वेल एंड ही मेड मी डू वर्कशॉप्स विद ऑल द एक्टर्स, माया अली, शहरयार मुनव्वर, ज़ारा नूर अब्बास, रेचल, माई सेल्फ, नदीम साहब, मतलब वो नदीम साहब के साथ बैठ के उनको सीन पढ़वाना और करवाना, वो एक बड़ा मेरे लिए भी प्रिविलेज की बात थी। तो दैट वाज द प्रोसेस और आई एंजॉयड द फिल्म टू डेथ। लाइक वो बहुत एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रहा मेरे तजर्बे के हिसाब से भी और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से भी, एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ हिज वर्क, आसिम रज़ा, एंड स्टिल वी वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो वो परे हट लव टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेक्टिकल्स अपने साल की। 2019 में वो रिलीज़ हुई थी और वो ऐसा स्पेक्टिकल था, आप जब उसका कोई सीन उठा के देखेंगे यू विल फील के ओ माय गॉड, ये ऑफ कोर्स यहाँ हमने भी उसको इसी तरह से एंजॉय किया, द वे यू एंजॉयड। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आप अपने काम के साथ, आइदर इज सिंगिंग या एक्टिंग या कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप खुद एंजॉय कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो काम में नज़र आता है। अच्छा फ़हीम, ज़रा अपनी K2 की जर्नी, क्योंकि आप K2 की टीम का भी और पार्ट रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा K2 की जर्नी भी आप बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस। देखिए जी, ये भी मेरी किस्मत है या ये मेरा पुरानापन है कि मैं K2 की टेस्ट ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहा हूँ। सो जब टेस्ट ट्रांसमिशन में था तो उस टाइम पे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे, और उस वक्त हम थिएटर करते थे जी। तो शफ़क़त एक और दोस्त हैं हमारे, उनसे रब्ता हुआ बिकॉज ही वाज एक्टिंग इन वन ऑफ माई प्लेस एंड देन ही ब्रॉट मी इन। तो वहाँ से फिर हमारे जितने ये दोस्तों का एक छोटा सा टोला सा था, यासिर हुसैन हो गया, अब्दुल्ला फरतुल्ला हो गया, तो ये हम को बुलाया गया कि जी अच्छा टेस्ट ट्रांसमिशन है तो आप कुछ कीजिए। सो बेस कैंप के नाम से एक शो बना हुआ था जो कि वो K2 बेस कैंप का सेट लगा हुआ था, तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। हम रिकॉर्ड करते थे शोज़ बाद में चलाने के लिए, ताकि क्योंकि उस वक्त लाइव नहीं चल रहा था। तो मुझे याद है वो पहला लाइव जो K2 गया था, उस वक्त हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे और हम ईद उल अज़हा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैं बकरा बन के बैठा हुआ था। Really? हाँ, तो वो बकरा बन के और मैं करके मतलब आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और अचानक खबर आई कि जी हम टेस्ट ट्रांसमिशन में लाइव टेस्ट करने लगे हैं, तो यही जो अब आपका सेट है ये थोड़ी देर के लिए लाइव जाएगा। आई एम लाइक अभी तो बकरा ईद आई नहीं है और मैं बकरा बन के बैठा हूँ और ये सेगमेंट चलना है, क्या होगा। तो वो फ़ौरन से कॉस्ट्यूम उतारा मेरा ख्याल है, और वो मेकअप वैसा ही था
एंड वी जस्ट डिड लाइक अ 10 मिनट्स लाइव और वो अजीब सा था कि मतलब अब एक लड़का अचानक लाइव में अजीब सा मेकअप करके बैठा हुआ तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई देन इट वेंट ऑन फॉर अ फ्यू इयर्स आई प्रोड्यूस्ड अ फ्यू शोज वो थोड़ा अर्सा चला फिर मैंने काफ़ी सारे शोज़ को इसी तरह होस्ट किया मुख्तलिफ लोगों के साथ एक शो होता था मैं हूँ पाकिस्तान उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के जो जिन पे फ़ख्र है हमें यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ रीजन्स के उनको इंटरव्यूज़ किए बहुत अच्छा लगा फिर एक मुख्तलिफ थे शेज़ वेज़ था आई डोंट नो मुझे याद नहीं बट आखिरी जो मैंने बहुत ज़्यादा अरसा किया वाज मजाक में इंटेलिजेंट बातें दैट रिमेन्स टू बी वन माई फेवरेट शोज़ बिकॉज उसमें मैं होता था और एक हैप्पी सिंह हुआ करते थे तो हम बस मजाक में इंटेलिजेंट बातें किया करते थे दैट वाज अ लॉट ऑफ फन आई थिंक जो आप बता रहे हैं ना एक तो होता है ना कि आप किसी भी चैनल या किसी भी ऐसे वर्किंग प्लेस पे कि जब आपका एक एक्सपीरियंस होता है जब वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है लेकिन जैसे आपने कहा कि यू वर इन द पाइनियर्स बेसिकली आई वुड से ठीक है कि जब एक नया चैनल इंट्रोड्यूस और ग्रो हुआ तो उसकी आप जर्नी में और फिर आई एम श्योर कि आज आप देख के प्राउड भी फील करते होंगे आई वाज देयर ठीक है व्हेन इट स्टार्टेड अच्छा फ़हीम हमारा एक सेगमेंट होता है दिस एंड दैट उसके अंदर रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन इतने संगीन खतरनाक टाइप के नहीं हैं लेकिन ये है कि अब आप जल्दी हमें मेरा फेवरेट रंग जो है येलो है मेरा फेवरेट सिंगर अब ढूंढना पड़ेगा जी अच्छा अभी बताएं फिल्म और ड्रामा फिल्म ऑफ कोर्स लॉलीवुड क्लासिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स लॉलीवुड क्लासिक्स में मैं 2-3 चीज़ें पिक कर सकता हूँ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स में बहुत कुछ मिल जाएगा हाँ सो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स माया अली और ज़ारा नूर दोनों मेरी यू नो आई लव बोथ ऑफ देम एंड बोथ हैव रिगार्डेड मी अ लॉट बहुत इज़्ज़त दी है बहुत प्यार है बट फॉर सम रीज़न विच आई एक्सप्लेन टू ज़ारा माया अली उन्होंने चाय पिला दी होगी आपको कुछ ऐसा ही था बोलता है कि मुश्किल टाइम पे आप चाय रख देते हैं सामने पर वो वैसा कुछ शफकत अमानत अली और राहत फ़तेह अली खान शफकत कॉमेडी रोल और नेगेटिव रोल अच्छा रोल आई मीन अच्छा रोल कभी होता है ना वैसे तो आप माशाल्लाह से ऐसा नेगेटिव रोल जो कि हंसा के पागल कर दे या ये भी आजकल एक ट्रेंड है बिल्कुल एंटरटेनमेंट शो होस्ट और कॉर्पोरेट इवेंट होस्टिंग एंटरटेन अच्छा थिएटर और स्क्रीन परफॉर्मेंस थिएटर एज एन एक्टर थिएटर as a storyteller screen perform both but film I mean yeah if it's not film then of course theater okay tea or coffee आजकल none but tea with biscuits with biscuit cricket or politics oh both I mean not politics अगर politics जिस तरह से समझा जाता है तो cricket लेकिन पॉलिटिक्स जिस नज़र से मैं देखना पसंद करता हूँ पॉलिटिक्स ओके देसी फूड और फास्ट फूड देसी फॉर श्योर नॉर्दर्न एरियाज और कराची बीच हाय मुश्किल सवाल कराची अब हमें फंसना जाए कराची बीच ओके यस स्मार्टफोन और कैमरा स्मार्टफोन आई हैव नॉट बीन वेरी हैंडी विद कैमरा ठीक इंस्टाग्राम और टिकटॉक इंस्टाग्राम बुक रीडिंग और पॉडकास्ट लिसनिंग मेरे लिए सच्ची बताऊँ तो दोनों ही मुश्किल हैं but if I have to choose one then book reading okay long drive और movie night with the person बंदे पे डिपेंड करता है हाँ कि क्या कर सकते हैं नहीं मतलब किसके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं अकेले की बात हो रही है नेक्स्ट पे मैं ऐड करूंगी इसमें कि एज अ कपल और अलोन बाय योरसेल्फ सोलो अकेले की अगर बात है तो मूवी नाइट अगर कोई साथ है और कंपनी अच्छी है तो फिर इट रियली डजंट मैटर समर और विंटर समर मुझे ठंड ज़्यादा लगती है ठंड हो वो क्या कहते हैं मरासियों में ठंड ज़्यादा लगती है वेरी नाइस सो या वो ये वाली वजह है वरना हाँ समर आई एंजॉय समर विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनीवेज ये बातों का सिलसिला चल रहा है इसको आगे भी बढ़ाते हैं लेकिन अभी हमारे पास टाइम है एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमने फ़हीम से भी पूछनी है और इवन एमर के साथ भी हमने शेयर करनी है आई विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक ना तू आएगी वेरी नाइस नॉस्टैल्जिया में उठा के फेंक दिया जोरदार ऐसे पकड़ के ना हमें नॉस्टैल्जिया बड़ी यूनिक वीडियो थी इसकी ना रिवर्स में तब ये कॉन्सेप्ट होता नहीं था कि पूरी वीडियो रिवर्स में जा रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है हम बचपन में देखते थे कि वो सेब भी इसमें खा रहे हैं तो सेब लग रहा है वापस और थी भी स्लो मोशन में थी तो दैट्स आल्सो यूनिक अच्छा अब जो मेन हमारा सेगमेंट आया है जिसके अंदर हम कंट्रोवर्सीज शेयर करते हैं हम कहते हैं वायरल क्या है
तो ये थोड़ा सा आपके साथ हमारी डिस्कशन होगी। पहली जो हमारी कंट्रोवर्सी है, सबा कबर का आपने देखा होगा, कुछ तो अरसे से पहले उनकी वीडियोस हो रही थी, लेकिन अभी हुआ ये कि एक लीगल बैटल उन्होंने स्टार्ट की है। जर्नलिस्ट हैं नईम हनीफ साहब, और उनके जो सारे कलीग्स हैं, आपको पता है मीडिया में भी एक दूसरे के कलीग्स हैं, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या? आई थिंक व्हाट आई हर्ड इनिशियली अबाउट द स्टोरी वाज कि उन्होंने कहा था कि कराची मुझे उतना पसंद नहीं है। आई थिंक दैट्स वेयर इट ज़्यादा वो हुआ है। एंड इफ सबा इज टेकिंग एक्शन, इज अ रीजनेबल पर्सन, ऑफ कोर्स वो अपनी उसमें से कहते हैं ना, जगह बनाना भी जानती हैं और अपनी उस जगह को मेंटेन रखना भी जानती हैं, जो एक साख है उनकी और एक जो इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्ट और मकाम है उनका। तो इसलिए अगर उन्होंने कोई एक्शन इस तरह का लिया है तो डेफिनेटली आई ट्रस्ट हर विजडम ऑन इट। मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कराची के हवाले से की थी, दैट वाज नॉट अ बिग डील। मतलब आप कह सकते हैं मुझे नहीं किसी शहर जाने का दिल करता तो क्या हो गया। कराची इज़ अ डिफ़िकल्ट सिटी टू लिव। आई लव कराची। मतलब मैं जब सबा के साथ बैठूंगा और हम कराची पे बात करेंगे तो मैं फिर बहुत सारे कलाबे खोल दूंगा कि यार वहाँ के लोग, वहाँ की वाइब, वहाँ का खाना, 20 चीज़ें हो सकती हैं जो आप कह सकते हैं। बट वहाँ की सड़कें मुश्किल हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये हकीकत है, इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बट सबा को भी ये समझना चाहिए कि बतंगड़ बनेगा, क्योंकि आप बड़ी स्टार हैं, तो आप जब कहेंगी बात तो लोग दिल पे लेंगे, उस पर बातें बनाएंगे, बनाने दें। हाँ, इफ़ समबडी हैज़ क्रॉस्ड अ लाइन एंड हैज़ प्रोफेशनली ट्राई टू डू इट, देन ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम जो कि जिसको कट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, तो सेकेंड है हमारी एक्टर जाहिद अहमद मेकिंग कंट्रोवर्सीज। उन्होंने सोशल मीडिया, आपको पता है, कंटेंट जो है उस पर बात की भी। माशाल्लाह से बड़े स्टार हैं, बड़े रिनोन हैं और बड़े आई थिंक समझदार भी हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि सबको ये कहा और उस पर काफ़ी डिबेट चली, और इस पे फिर उन्होंने अच्छा नेक्स्ट उन्होंने एक वीडियो भी बना दी कि मेरा सबको ये कहने का मकसद नहीं था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक देखिए, मैं ज़्यादा किसी को फॉल्ट पे इसलिए नहीं रखूँगा बिकॉज जाहिद वाज हैविंग अ वेरी इंटीमेट डिस्कशन। वो देखा मैंने जो पार्ट था। अब मैं उसकी रीज़न बताता हूँ कि ज़ाहिर है विद अहमद ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, और वो कंफर्टेबल डिस्कशन कर रहे हैं, और वो इंटीमेट डिस्कशन में उनकी भी कोशिश ये होती है कि उस गेस्ट से ऐसी बातें निकलवाई जाएं जो नॉर्मली वो कॉन्वर्सेशंस में नहीं करते। अपने ड्रामे के बारे में तो वो बता देंगे, भी चीज़ें बता देंगे, बट वो जो एक दिल में फील करते हैं, वो जो एक जज्बा रखते हैं। अब जाहिद इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो बहुत पैशनेट आदमी है, और उसका दिल वाकई दुखता है बहुत सारी चीज़ों पे, और वो बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, और वो नहीं है ख़िलाफ़ किसी के कंटेंट बनाने, मुझे पता है वो किसी के कंटेंट बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है। ड्रामा खुद वो प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ें, तो यू नो एज अ पर्सन आई नो दैट ये उसका ओपिनियन नहीं है जो लोगों ने समझा है। लेकिन मैं उनको इल्ज़ाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जब वो क्लिप मैंने देखा था एक्सप्लेनेशन से पहले, तो मुझे यही लगा कि ये क्या कह दिया, यू नो द वर्डिंग। और उससे हुआ था जब वो वर्डिंग, जब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी और फिर वो वर्डिंग देखी, तो मुझे हुआ कि हाँ एक्चुअली वो तो ये बात कर रहा था। सो यू नो व्हाट, ही जस्ट चोज हाफ द वर्ड्स, ही डिड नॉट completely explain it, or did not realize कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग लोग अखज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे ये पता है, मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ कि ही इज़ ऑफ कोर्स फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, ही रिस्पेक्ट्स देम एंड ही वर्क्स विद देम, वांट्स टू वर्क विद देम। तो इसलिए कोई ऐसी इज़्ज़त वाला और वो जन्नत दोज़ख वाला मामला नहीं है उसके दिल में, मुझे पता है। हमारी जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो वो बात ही ये करता है कि यार ये लोगों का एजेंडा क्या है, कौन किस एजेंडे से ये चीज़ें बना रहा है। तो उसका ज़ाहिर है हम सब विक्टिम्स हैं। तो आई नो माई चिल्ड्रन आर अ विक्टिम ऑफ दिस सोशल मीडिया। सो मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर जो कि अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस पे मेरे बच्चे हुक्ड हैं और वो चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ी इल्ज़ाम दे सकता हूँ। इट्स द होल डोपामिन का जो एक एंगेज रखने का एक वो है सिलसिला है जिसके मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। हमारे अंदर से सुकून निकल गया, हमारे अंदर से एक कहते हैं ना ज़ब्त हमारे ख़त्म हो रहे हैं, हमारे बच्चे बेचैन हैं, सुकून से 2 मिनट बैठ के कोई बात सुन नहीं सकता। तो ये सब इल्ज़ हैं जो कि इस पूरे प्लेटफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन से हुए हैं। तो आई नो कि उसकी नीयत ऐसी नहीं थी,
बट मैंने जैसे कहा कि लोगों का रिएक्शन भी जस्टिफाइड इसलिए क्योंकि कोई जुमला ही ऐसा बोल दिया। जी वो मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है। और फिर कैंडोल ने भी इस पर वीडियो बनाई, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं और उन्होंने भी थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन आई थिंक अगेन वही बात आती है कि जब आप आपस में फ्रेंड्स हैं और एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी राइवलरी और इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। नहीं हो जाती हैं, आई मीन लोग फिक्स कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता कि आपस में फिक्स हो गए हैं, लेकिन वो हो जाते हैं, वो ठीक हो जाती है, दोस्ती सेट हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान आइडल आपने ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, ठीक है ना? तो उस पर भी अभी ये चल रहा है कि कॉस्टली म्यूजिक क्लैश हैं, सिंगर सज्जाद अली फेसेस बैकलैश फ्रॉम पीपल for not allowing songs to be used in Pakistani Idol, ठीक है? मैंने और मेरी तरह दूसरे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने ऐसे गाने गाए हैं जो कंपटीशन में कोई गाएगा तो जीत सकता है या उसकी तारीफ हो सकती है। इस प्रोग्राम में हमारे गाने नहीं है, कंटेस्टेंट्स नहीं गा पा रहे क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है। तो ये भी क्या एक सिनेरियो है? आई थिंक वो तो बड़े कैजुअली बेचारे ने बताया था कि नहीं हमसे बात हुई थी लेकिन बात तय नहीं हो सकी। एक म्यूजिशियन म्यूज़िक क्यों बनाता है? आई अंडरस्टैंड कि सजाद अली ने कुछ गाने ऐसे बनाए हैं जो कि किसी और ट्यून से लिए गए हैं, तो वो उनको उस वक्त सोचना चाहिए था। बट आई थिंक बहुत अरसा हो गया उस बात को और वो बहुत आगे निकल आए हैं उस चीज़ से, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन म्यूज़िक, और बहुत अच्छा काम किया और बहुत ओरिजिनल काम भी किया है। और बड़े कम ऐसे मौसीकार हैं जिनका काम सुन के एक लज़्ज़त, इस तरह की लज़्ज़त महसूस होती है। तो ही इज़ जस्टिफाइड इन कीपिंग हिज सॉन्ग्स टू हिमसेल्फ। ही इज़ जस्टिफाइड कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, कभी वो कहते हैं ना कि पहले आप काम का खाते हैं फिर आप नाम का खाते हैं, तो अभी अगर उनका नाम ऐसा है कि उसकी बेसिस पे वो बैठ के खाना चाहते हैं और वो कहते हैं यार आप गाना इस्तेमाल करना चाहते हैं, 4 रुपए दे दो इस चीज़ के, जब पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में आपको राइट्स चाहिए होते हैं, तो आप ले लें। ठीक है, पैसों पे आप ये कह सकते हैं कि सजाद भाई थोड़े पैसे कम मांग लेते हैं, हमें क्या पता किन पैसों पे बात हो रही है, वी डोंट नो कि आगे क्या कॉन्वर्सेशन है। इसीलिए उन्होंने बड़े कैजुअली बता दिया कि नहीं हमारी बात नहीं बन सकी, तो कोई बात नहीं इसमें क्या। बट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि ऐसे गाने हैं हमने बनाए हैं जो कि ये बच्चे गा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के गाने ऐसे हैं जिससे बच्चे गा के जीत सकते हैं, और भी बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, लेकिन वही फ़हीम जैसे बात है, अभी चूँकि अमर भी गए हैं तो हम ज़रा इनसे भी पूछते हैं कि इनके एक्सपीरियंस और कैसे ऑडिशंस थे, कुछ बताएं ज़रा अमर। यहाँ पे जो ऑडिशंस हुए थे वो क्योंकि उसमें मेन जजेस थे नहीं, तो यहाँ पे मोस्टली कुछ जहाँ पे हो रहे थे वो जो एक इदारा था वहाँ के कुछ टीचर्स थे, तो मैनेजमेंट में थोड़ी सी शुरू से काफ़ी सारे इश्यूज थे। यहाँ पे भी उनकी जो मैनेजमेंट थी, हमने एक और पेप्सी बैटल ऑफ बैंड किया था, तो उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और शुरू से। उसके बाद फिर जब यहाँ से जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनको फिर अपने एक्सपेंस पे कराची बुलाना, जो कि मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी। आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है तो आप उनको स्पॉन्सर करो, क्योंकि पेप्सी में भी यही हुआ था, यहाँ से सबको उन्होंने स्पॉन्सर किया था बाय एयर। यहाँ पे ये हुआ है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जो नहीं जाके 2-3 हफ्ते रह सकते कराची अपने। अच्छा, मेरे ख्याल से बाहर भी तो ऐसा होता है कि जब वो लोग वही जो मेन जजेस होते हैं वही बैठ के ऑडिशंस भी करते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं, हर जगह का अपना अपना मॉडल है और हर सीज़न की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की अवेलेबिलिटी होती है, नहीं होती है। आई वर्कड ऑन अ रियलिटी शो जिसमें हमने क्लियरली दिखाया था कि मेन जजेस हमारे जो हैं वो कराची में हैं, और जो सिटीज़ में हम कर रहे हैं उसमें हमने मेंटोर्स रखे हुए हैं, तो हमने मेंटोर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया, तो ये कर सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आप दिखा दें तो ये मुझे ज़रा प्रॉब्लम की बात लगती है कि क्योंकि ये और कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में भी नहीं होता कि आपने शॉर्टलिस्ट किया है तो बस फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाता है, फिर आप उनको अपने साथ। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जो लास्ट भी था यही, जैसे अभी सजाद अली की हम बात कर रहे थे, तो फिर फलक शबीर ने तो कहा कि नहीं जी मेरा तो आप बेशक यूज़ करें, मसला नहीं है, तो वो भी थोड़ी एक मसले मसाइल हो जाते हैं कि एक इंडस्ट्री से कोई बंदा कह रहे हैं काइंड ऑफ हिम कि वो कह रहे हैं कि भाई उनके गाने इस्तेमाल कर लें। उनसे पता नहीं राब्ता किया है आइडल ने या नहीं किया कि उनके गाने चाहिए, तो वो भी एक सवाल है कि मतलब जिसके चाहिए थे वो कॉन्वर्सेशन करेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये भी कंट्रोवर्सी ऐड हो जाए, हमारी बात होनी शुरू हुई, ऑन गोइंग ये सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बंदा कुछ बनाता है तो दूसरा बंदा कुछ कर देता है, तो वो भी कोई देयर इज नो वे एंडिंग। थैंक यू सो मच फ़हीम, आप आए, और जैसे मैंने कहा कि बिकॉज माशाल्लाह से यू वर इन द पायनियर्स,
वो भी नहीं, मैं पाइनियर्स जो हैं वो माशाल्लाह इसको चला भी रहे हैं। हम तो पाइनियरिंग टीम में थे और अपनी सी काविश कर रहे थे जितना मौका हमें मिला था। लेकिन स्टिल यू नो एक जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो ऑब्वियसली जैसे हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है ना, हम तो वही फिर बात है कि बैठ के खा रहे हैं ना हर चीज़ आप लोगों ने। हाँ, हम पे तजर्बे हुए आप पे तजर्बे हुए, इसलिए मैंने कहा कि सर सो नाइस ऑफ यू आप आए हैं। लेकिन एक तो मैं चाहूँगी कि आप लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, और एक छोटा सा शाउट आउट भी आप हमें देंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में कि हमें भी कोई टैलेंट है, कोई हमने भी सही कुछ किया है। नहीं, आई थिंक इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। मुझे बड़ी खुशी हुई और वो एक आपने जो एक माहौल बनाया है और बना लिया है, इट वाज वेरी प्लेजेंट। कम होता है कि आप जाते हैं तो आप घबराए ही बैठे होते हैं कि अच्छा बेचारे खुद ही घबराए हुए हैं तो हम भी क्या ही कर लें, बट यू मेड वेरी कंफर्टेबल। इट वाज प्लेजर। मैसेज कोई नहीं है सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मैसेज तब होता है जब कुछ सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरी नज़र में जब सवाल इसी को मैसेज समझ लीजिए कि जब आपको कुछ सवाल दिल में होगा तो ही मेरी बात आपके दिल तक पहुंचेगी। सो सवाल पैदा करें, सवाल पैदा करना ना छोड़ें। फॉर फार टू लॉन्ग वी हैव डिस्करेज्ड क्वेश्चंस, वी हैव डिस्करेज्ड पीपल टेलिंग अस कि हम गलत हैं। बच्चों को बताने दें कि हम गलत हैं, ताकि ये मामला थोड़ा खुले, हमें भी समझ आए कि वाकई हम कितने गलत हैं। जवाब मिले हमें एक्चुअल में। हाँ, जवाब की तलाश तो तब शुरू होगी ना जब सवाल होगा। तो आई थिंक दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू से कि दिल में सवाल पैदा करें। हम जवाबों की बहुत भरमार है इस वक्त। चैट जीपीटी ने ना और एआई ने जवाब हैं उसके पास। नहीं, कुछ हमारा भी फायदा होता है। सो नाइस ऑफ यू फ़हीम, आप हमारे शो पे आए एंड इट वाज लवली सीइंग यू। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है, बातों का और हमारे सेगमेंट्स का सिलसिला अभी बाकी है, तो आई सी यू आफ्टर द ब्रेक। बैक नाज़रीन, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं व्हाट्स न्यू, यानी नया क्या है। तो नया क्या है कि फलक शबीर ने नया सॉन्ग रिलीज़ किया है, दुबई में उसका शूट हुआ है और बड़ी एक हाई फाई किस्म की वाइब है। लेकिन माशाल्लाह से गाने तो उनके हमेशा अच्छे होते हैं और हम सुनते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं अमर के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले जाके उनका हम सॉन्ग एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सुना आपने सॉन्ग, और अमर वैसे क्योंकि आपकी फील्ड है, आपने एंजॉय किया सॉन्ग? बहुत अच्छा सॉन्ग। तो फलक शबीर के वैसे तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स आते रहते हैं, थोड़ा इस बारे में भी ज़रा बताएं ना। अच्छा, हाँ, शुरू से ना इनकी वीडियो का काम ये हमेशा बहुत हाई फाई करते हैं। हाँ। हमारे कॉलेज के दौर में उस टाइम फलक काफ़ी हाइप पे थे और नया इनका सॉन्ग आया था, इजाज़त आई थिंक आया था, तो हर गाड़ी में, हर मोबाइल में इनके गाने चलते थे। कॉलेज में फिर इनका कॉन्सर्ट भी हुआ था। मैं उस टाइम सेकेंड ईयर में था जब पहली दफ़ा इनका मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया था। तो ही इज़ अ ग्रेट सिंगर। बहुत कुछ पड़ोसी मुल्क में भी इन्होंने काम किया था, वो बहुत अच्छा काम था। वो भी काफ़ी हिट सॉन्ग थे। तो यह शुरू से इनके सॉन्ग में जो है ना एक सोल काफ़ी अच्छा है इनके सॉन्ग का। टैलेंट की तो खैर हमारे मुल्क में कमी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सिंगर्स को इतना उस तरह से होता है कि वो अपना काम सही तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली? एक्चुअली पहले तो इशू था क्योंकि पहले सोशल मीडिया, यूट्यूब ये चीज़ें नहीं थी, तो कुछ कम प्लेटफॉर्म्स ही थे पाकिस्तान में। अब ये है कि अब हर बंदे का प्लेटफॉर्म उसके अपने हाथ में है। सही। आप अच्छा गाना बनाएं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और आप उसको मार्केट करें, तो आपको ज़रूरत नहीं है आई थिंक उस तरह के प्लेटफॉर्म की अब, अगर आपके अंदर ओरिजिनलिटी है तो। लेकिन अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे सिंगर्स जो हैं उनको मसला ये है कि उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता। इन चीज़ों की ज़्यादा कमी है कि आप प्रोडक्शन सीखें, आप गाना लिखते कैसे हैं, गाने के बैक स्टोरी क्या होती है, आप म्यूज़िक कैसे बनाते हो। मैंने ये सारी चीज़ें इन 10 सालों में सीखी हैं कि ये सॉन्ग बनता कैसे है। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल अमर की सही है क्योंकि अब ये इनकी फील्ड है, लेकिन थोड़ा सा आपने ज़रा अपने इलाकाई ज़बान में भी आ जाते हैं कि वैसे जड़े कोई लोग देख रहे हो उसन इतनी मुश्किल ज़बान तो मैं भी नहीं बोलनी है, लेकिन है कि हाँ ये ज़रूर है कि एक तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया ना दौर है, हर किसी को कम तो कम कोई ना कोई फ़ोन है, अपने टैलेंट तुसां प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर तुसां, और मैंने लगना है हो सकना है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह ना होवे, लेकिन मैंने लगना है कि अगर अच्छी चीज़ किधरे भी आ जानी है, मतलब आसानी तरह ने जिस तरह लोग होने हैं, और मेरे ख्याल तो अमर भी इसी तरह करने हो सन कि भाई असां अगे फॉरवर्ड कर देने हैं। कदे मैंने कोई चीज़ इस तरह सोशल मीडिया ते नज़र आनी ना, और मैंने लगना है कि यार इस बंदे बड़ी अच्छी एक्टिंग की है या बड़ी अच्छी गल की है, तो हमेशा मेरी कोशिश ही होनी कि यार इतना मेरा फ़र्ज़ बनना है कि यार इसकी मैं फॉरवर्ड कर देवां। मतलब अगर मैंने 10 लोग जानने हैं
ਉਹਨਾਂ की 10 लोग जानने हैं। तो हाँ, ये भी एक तरीके की नेकी है कि तुसा ये जरूर कर सकते हो उस बंदे की, ना पैसे दे सकते हो ना कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुसा एक छोटा जिहा शेयर जिहड़ा है ना वो उस बंदे ने या तकलीफ आसान कर सकना है या उस हस्ते भलाई कर सकना है, तो ये ज़रूर करो। थैंक यू सो मच हैमर, आप आए एंड द म्यूज़िक वाज ऑसम माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये कि अगर आप नाजरीन को जाने से पहले, क्योंकि हमने जाना है ये फ़ैन बॉक्स, आप इसके बारे में भी। ये फ़ैन बॉक्स है, ये क्या है? ये लेटर बॉक्स है। इसके अंदर हमें लेटर आते हैं जिसका बेसब्री से, वैसे आपने बचपन में शायद देखा हो, तो इसके अंदर जो हमारे फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमें कोई भी पैगाम देना हो तो वो किसी भी सोशल मीडिया के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो देते हैं, और हमारी माशाल्लाह से जो क्रिएटिव टीम है वो उसको इस डब्बे के अंदर एक खत की सूरत में पहुंचा देती है। तो फिर ये हम शो के एंड पे उसको पढ़ते हैं, ताकि हम जो गलतियां करते हैं वो भी हमें फ़ैन बताएं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो अब मैंने जाना है, ये हमारा बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है। लेकिन जाने से पहले एक तो आपका शुक्रिया कि आप आए एंड आई एंजॉयड द म्यूज़िक, और दूसरा अगर कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को। पैगाम यही है कि खुश रहने की कोशिश करें और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखें, मेहनत करें और जो आप करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए स्ट्रगल करें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच हैमर। तो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने फ़ैन बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि आज क्या हमें पैगामात आए हुए हैं। पता नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन इन्होंने लिखा है प्लीज़ ऐड गेम्स एट योर शो विद गेस्ट। तो थैंक यू सो मच, आपका नाम इस पर लिखा है क्रेजी लॉइन। सो नाइस ऑफ यू कि आपने मैसेज किया, विल ट्राई दैट कि हम कोई गेम्स ऐड करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये भी इनकी आईडी है फिटनेस होम फॉर यू के नाम से, और उन्होंने हमें हमारे यूट्यूब पे मैसेज किया है। यू लुक स्टनिंग तमीना, केम अक्रॉस योर शो लास्ट वीक, इट वाज एंटरटेनिंग एंड कलरफुल। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा प्रोग्राम पसंद किया। इसी तरह से देखते रहें और अपना फीडबैक देते रहें, हमारा भी थोड़ा सा खून ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा जी, ये हमें आया है फैसल फ्रॉम चकवाल। हाय तहमीना, आई रियली लाइक योर शो एंड होस्टिंग। थैंक यू सो मच फैसल साहब फ्रॉम चकवाल। उसके अलावा जी नेक्स्ट हैं कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। उन्होंने कहा है कि इन्जॉय। थैंक यू जी, वी आर ट्राइंग टू इन्जॉय। आई होप कि आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हो हमारे शो को। अच्छा जी, ये है सॉरी इनकी आईडी भी लिखी हुई है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। नाइस शो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, आप लोग जो इतना तकलीफ़ करते हैं, ठीक है ना, आप सो नाइस ऑफ यू कि आप लोग करते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम लिख दें तो इजी होगा आपका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि आईडी से कई दफ़ा आप पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से मैसेज कर रहा है। अच्छा जी, ये रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने कहा है योर एबिलिटी टू मैनेज चैलेंजेस प्रोफेशनली इज़ कमेंडेबल। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑन योर ई पेज। थैंक यू सो मच रफ़ीक साहब कि आपने मैसेज किया। और उसके बाद ये लास्ट वन है जी, हैप्पी समथिंग उनकी आईडी लिखी हुई है। नाइस शो, टुडेज़ कन्वर्सेशन विद मानूर वाज रियली नाइस। लास्ट टाइम आपको पता है मानूर कुरैशी वाज आवर गेस्ट, तो उन्होंने उनका बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है ना, कि आप कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, तो ये यकीन करें कि इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। मैं और मेरी टीम थोड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारी एफर्ट जो है वो आपको पसंद आ रही है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द शो टुडे, और आई होप कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और आपका आने वाला पूरा हफ्ता खुशगवार गुजरे, प्रोडक्टिव गुजरे, हैप्पी गुजरे। तो बस जैसे एमर ने मैसेज दिया, फ़हीम साहब ने मैसेज दिया, मेरा भी आपको पैगाम यही है मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि खुश रहें। जो आपके पास है उस पर थोड़ा सा सब्र शुक्र करें, क्योंकि कई दफ़ा जिनके पास वो भी नहीं होता तो वो भी तकलीफ़ में होते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, ना कि ये कहें कि ये नहीं है वो नहीं है। ये लड़ाई और ये सोच कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मेरी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ। तो टिल देन अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते अहमर से आप गाना सुनेंगे एंड एन्जॉय योरसेल्फ। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ, अमर कर ले, अमर कर ले। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस
साथ को आओ, अमर कर ले, अमर कर ले। मैं तुम्हारा ये शाम फिर नहीं आ